हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी सीरीज 2 को लेकर। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सब्जेक्ट के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले की सीरीज़ जो है वो मैंने अभी भी अपलोड की है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है। अगर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ साथ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग, इन सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ को भी स्टडी करना है तो मैंने मेरी चैनल पर वो सारे वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप इन वीडियोस को पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इन सारे वीडियोस को स्टडी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीरीज 2 ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एमसीक्यू क्वेश्चंस। आवर क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग रेफर्स टू मिस सेलिंग। इनमें से कौन सा मिस सेलिंग को रेफर करता है? व्हेन म्यूचुअल फंड्स आर सोल्ड विदाउट टेलिंग the likely returns, when agents sell the products without telling investors what are the risks involved in investing in mutual funds, when agents invest somebody's money in mutual funds without their knowledge। अब जब भी म्यूचुअल फंड्स सोल्ड किए जाते हैं और अगर उसके लाइकली रिटर्न्स जो होते हैं वो अगर बताए नहीं जाते या फिर म्यूचुअल फंड्स के प्रोडक्ट सेल कर दिए जाते हैं इन्वेस्टर्स को और उसमें जो रिस्क होती है इन्वेस्टमेंट में वो अगर बताई नहीं जाती, उसी के साथ साथ अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन जिसकी इन्वेस्टमेंट है उसे ही अगर बताया नहीं जाता हो तो इन सारी चीज़ों को मिस सेलिंग कहते हैं। तो ये तीनों भी जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं वो मिस सेलिंग के हैं। सो 1, 2 and 3 ऑल आर द miss selling statements. So option C is the correct answer. Next question, which of the following is correct definition of hot money? Hot money की correct definition क्या है? This is the fund which is dumped into a country to get the advantage of a favorable interest rate. This is a fund which is provided by a bank in US dollar at every short notice and at a very high rate of interest and for a longer period of repayment. This is the fund which is pushed into market through illegal methods. None of these. अब हॉट मनी का मतलब क्या है? तो हॉट मनी का मतलब होता है कि ये ऐसा फंड होता है जो डंप किया जाता है कंट्री में उसके फेवरेबल इंटरेस्ट रेट का एडवांटेज पाने के लिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will bank customer pay for using safe deposit locker facilities? safe deposit locker facility कस्टमर अगर पे करता है सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी के लिए तो बैंक क्या प्रोवाइड करती है? कमीशन ऑन लॉकर, एक्सचेंज ऑन लॉकर, रेंट ऑन लॉकर, सेफ कस्टडी चार्जेस। तो बैंक रेंट प्रोवाइड करती है लॉकर पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next, which one of the following is known as a saving bank account opened with a commercial bank with zero balance or minimal balance? अब इनमें से कौन सा सेविंग अकाउंट भी कहा जाता है जो कमर्शियल बैंक के साथ जीरो बैलेंस या बहुत ही लिमिटेड बैलेंस में निकाला जाता है? तो वो होता है नो फ्रिल अकाउंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the letter R denote in abbreviation BR Act, which controls banking activities in the country? Reclamation, reformation, regulation, rule. BR Act का मतलब होता है Banking and Regulation Act. So R represents for regulation. Option C is the correct answer. What is mortgage? Mortgage किसे कहा जाता है? A security created on immovable property for a deposit received by a bank, a security created on immovable property for a loan given by the bank, a facility created on movable property for a deposit received by a bank,
अ सिक्योरिटी क्रिएटेड ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर अ लोन गिवन बाय बैंक। अब जब भी हम बैंक से कोई लोन लेते हैं तो बैंक के पास हम एज अ सिक्योरिटी कुछ मॉर्गेज रखते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि एक सिक्योरिटी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के थ्रू अगर हम कोई चीज़ सिक्योरिटी के पर्पज से रखते हैं और बैंक हमें लोन देती है तो उसे मॉर्गेज कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज द मिनिमम लेंडिंग रेट डिसाइडेड बाय आरबीआई विच शैल बी अडॉप्टेड बाय ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब मिनिमम लेंडिंग रेट जो होता है, जो आरबीआई ने डिसाइड किया होता है, क्यों, जो कि सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो एडॉप्ट करती है, उस रेट को क्या कहा जाता है? तो वो होता है बेस रेट। बेस रेट जो है वो आरबीआई डिसाइड करती है और वो वाला जो रेट है वो सभी बैंक, सभी जो कमर्शियल बैंक्स या पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं उन्हें उसे अडॉप्ट करना होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following depicts the financial position of a bank or business enterprise at a given point of time? इनमें से कौन सी चीज़ बिजनेस की फिनेंशियल पोजीशन या बैंक की फिनेंशियल पोजीशन को एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में बताती है? तो वो होती है हमारी बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट में हम हमारे एनुअली जो एक स्टेटमेंट बनाते हैं और वो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि साल के एक लास्ट दिन पर बनाई जाती है और उस दिन हमें साल भर का जो पूरा फिनेंशियल रिकॉर्ड है वो फिनेंशियल रिकॉर्ड देखने मिलता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIMMDA? FIMMDA का फुल फॉर्म क्या है? फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट्स एंड डेरिवेशन एसोसिएशन, Foreign Income Money Market and Derivatives Association, Floating Income Money Market and Derivative Association, Fixed Income Money Market and Derivative Affiliation। तो FIMMDA का फुल फॉर्म है Fixed Income Money Markets and Derivatives Association। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following provides banking services to all villages having a population up to 2000? अब सभी जो छोटे छोटे गांव हैं जिनका पॉपुलेशन 2000 तक है, उन सारे गांवों को बैंकिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? प्लान फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन, प्लान फॉर फिनेंशियल एक्सक्लूजन, प्लान फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी, नन ऑफ द अबव। तो इनमें से जो ऑप्शन ए है प्लान फॉर फिनेंशियल इंक्लूजन, वो प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विसेज ऐसे छोटे छोटे विलेजेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSDC? FSDC का फुल फॉर्म क्या है? फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कन्वेंशन, फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। FSDC का फुल फॉर्म है फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LIBOR? LIBOR, लोकल इंडियन बैंक ऑफर्ड रेट, लंदन इंडिया ब्यूरो ऑफ रेगुलेशंस, लिबरल इंटरनेशनल बैंक ऑफिशियल रेशो, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। तो लिबर LIBOR का फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which one of the following is called the frequent changes made by banks in their product profile? अब इनमें से किसे फ्रीक्वेंट चेंजेस जो बैंक उनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल में करती है उसे कहा जाता है? प्रोडक्ट कंट्रोल, प्रोडक्ट एनहांसमेंट, प्रोडक्ट एनरिचमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग। अब जब भी बैंक उनके प्रोडक्ट की प्रोफाइल को चेंज करने के लिए कोई एक चेंजेस लाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोडक्ट एनहांसमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लेटर M depict in the term SME as used in the financial world? अब फिनेंशियल वर्ड में जो SME वर्ड यूज किया जाता है, उस SME वर्ड में M किस लिए यूज किया जाता है या M का आंसर क्या है? तो M का जो यूज होता है वो होता है मीडियम, क्योंकि SME जो होता है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस, इसके लिए हम लोग ये SME को यूज करते हैं। तो M का मतलब होता है मीडियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स गारंटी टू द एक्सपोर्टर्स? एक्सपोर्टर्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन गारंटी प्रोवाइड करती है? एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है, जिसके नाम में ही दिया गया है कि वो क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करती है, सो दिस इज द गारंटी प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपोर्टर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस पैरा बैंकिंग सर्विसेज? पैरा बैंकिंग सर्विसेज किसे कहा जाता है? एलिजिबल फिनेंशियल सर्विसेज रेंडर्ड बाय बैंक्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनेल, यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। पैरा बैंकिंग उसे कहते हैं जब कोई भी बैंक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंडर हुज चेयरमैनशिप डिड आरबीआई कॉन्स्टिट्यूट अ वर्किंग ग्रुप फॉर मेकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मैनुअल? आरबीआई वर्किंग ग्रुप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का मैनुअल बनाने के लिए जो बनाती है, उसकी चेयरमैनशिप किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट करती है? आनंद सिन्हा, दीपक मोहंती, हारून रशीद खान, कमलेश चंद्र चक्रवर्ती। तो दीपक मोहंती के चेयरमैनशिप में आरबीआई ने कॉन्स्टिट्यूट की थी वर्किंग ग्रुप फॉर मेकिंग बैलेंसेस ऑफ पेमेंट्स मैनुअल। तो वो मैनुअल बना था दीपक मोहंती के चेयरमैनशिप में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज नॉमिनेशन फॉर अ डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक मीन? अब डिपॉजिट अकाउंट बैंक में जब लेते हैं तो उसमें नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? मैंडेट गिवन बाय द क्लोज रिलेटिव ऑफ द डिपॉजिटर टू सेटल द डेथ क्लेम इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपॉजिटर। मैंडेट डिसाइडेड बाय द बैंक टू सेटल द डेथ क्लेम ऑफ इट्स डिपॉजिटर। Mandate of the depositor in favor of one or more persons to claim the amount on death of the depositor. Mandate of the depositor in favor of a close relative who can claim the amount on death of the depositor. तो इनमें से नॉमिनेशन का जो मतलब होता है वो होता है कि जो मैंडेट होता है डिपॉजिटर का, अगर उसका वो क्लोज रिलेटिव हो और वो क्लेम कर सके उस डिपॉजिटर के डेथ के बाद। जैसे कि अभी हमें पता है कि नॉमिनेशन यानी कि नॉमिनी जो हम बैंक में कर देते हैं तो वो हमारा कोई क्लोज रिलेटिव होता है। मैं मेरे नॉमिनेशन मेरे बेटे को, मेरी बेटी को करूँगी, या मैं मेरा नॉमिनेशन मेरे हस्बैंड को, मेरी वाइफ को करूँगी। तो ये सब जो होते हैं वो हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं और उनका नॉमिनेशन हम देते हैं। तो नॉमिनीज जो होते हैं वो होते हैं हमारी डिपॉजिटर, जो भी होगा उसका क्लोज रिलेटिव, और वो रिलेटिव जो कि क्लेम कर सकता है आफ्टर द डेथ ऑफ दैट डिपॉजिटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज आरटीजीएस इनेबल? आरटीजीएस क्या इनेबल करता है? इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर ऑफ वन बैंक टू कस्टमर ऑफ अनदर बैंक। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर ऑफ वन बैंक टू कस्टमर ऑफ अनदर ब्रांच विद इन द सेम बैंक। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर ऑफ वन बैंक टू कस्टमर ऑफ अनदर कंट्री। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम कस्टमर ऑफ वन बैंक टू कस्टमर ऑफ आईबीआई। तो आरटीजीएस का मतलब होता है कि आरटीजीएस में हम किसी भी बैंक के कस्टमर को किसी भी बैंक के थ्रू पेमेंट भेज सकते हैं। तो इमीडिएट ट्रांसफर जो एक कस्टमर से एक बैंक के दूसरे कस्टमर, मतलब दूसरे बैंक के दूसरे कस्टमर तक हम अगर पैसे पहुंचाना चाहते हैं तो उसे आरटीजीएस कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिट चेक ऑपरेशन? इनमें से कौन सा चेक ऑपरेशन करने को परमिट करता है? सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स, सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट्स, सेविंग बैंक अकाउंट्स एंड करंट अकाउंट्स। तो इनमें से सेविंग बैंक अकाउंट्स और करंट अकाउंट्स जो है वो चेक ऑपरेशंस को परमिट करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ अ क्रॉस्ड चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट? अगर हम क्रॉस्ड चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट करें तो क्या होता है? It can be paid only through a banker. It cannot be paid at all. It can be paid across the counter in another bank. None of the above. तो क्रॉस चेक जब भी आता है तो वो पेड किया जाता है ओनली थ्रू अ बैंकर, जो बैंकर है उसी के थ्रू उसे पे किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अंडर विच सेक्टर विल बैंकिंग सेक्टर फॉल? बैंकिंग सेक्टर कौन सी सेक्टर में आता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, नन ऑफ द अबाउ। जैसे कि हम जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो सर्विस सेक्टर में आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which is known as the arrangement when more than one banks allow credit facilities to one party in coordination with each other? अब इनमें से जब मोर देन वन बैंक अलाउ करती है क्रेडिट फैसिलिटीज को एक पार्टी को कोऑर्डिनेशन करके दूसरी पार्टी के साथ, तो उसे क्या कहा जाता है? उस अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे? एमोर्टाइजेशन, कंसोर्टियम, मोराटोरियम, सबवेंशन। तो उसे हम कहेंगे कंसोर्टियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट? इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसीट इशूड बाय इंडियन डिपॉजिटरीज। An instrument in the form of depository receipt created by an Indian depository against underlying equity shares of the issuing company. A deposit account with a public sector bank. A depository account with any of depositories in India. तो डिपॉजिटरी रिसीट, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट वो होती है जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसमें एक फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट बनाया जाता है इंडियन डिपॉजिटरी के अगेंस्ट, और जिसमें इक्विटी शेयर्स जो होते हैं इशूइंग कंपनी के वो अंडरलाई कर दिए जाते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल मनी? मनी बोरोड और लेंड फॉर अ डे और ओवरनाइट। Money borrowed for more than 1 day but up to 3 days. Money borrowed for more than 1 day but up to 7 days. Money borrowed for more than 1 day but up to 14 days. Call money क्या होता है? तो जो मनी बोरो की जाती है एक दिन के लिए या ओवरनाइट के लिए, उसे कहा जाता है कॉल मनी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल टूल यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक का मोस्ट पावरफुल टूल जो यूज किया जाने वाला है वो कौन सा टूल होता है? रेज इंटरेस्ट रेट्स, रेज करंट सप्लाई, रिड्यूस करंट सप्लाई, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट। तो जब भी हमारे पास इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को कुछ काम करना पड़ता है, तो उस टाइम पर आरबीआई उनके इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा देती है। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि पब्लिक की जो डिमांड होती है पैसों को लेकर, वो डिमांड कम हो जाती है और लिक्विडिटी जो है वो लिक्विडिटी थम जाती है। तो उस लिक्विडिटी थमने के बाद इन्फ्लेशन जो है वो डेफिनेटली कंट्रोल में आ ही जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज क्रॉसिंग ऑफ चेक्स मेक देम? चेक को अगर क्रॉस कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है? Invalid document, ineligible to endorse to a person other than the payee, remain the same, ineligible to get cash across the bank counter। अब चेक को अगर हम क्रॉस कर दे तो वो चेक जो बैंकर है उसे ही मिलेगा, मतलब जिसके नाम पर वो चेक निकाला गया है उसे ही मिलेगा। अदर देन मतलब उसके अलावा किसी और को वो चेक हम एंडोर्स नहीं कर सकते। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, What happens when a bank dishonors a check? बैंक अगर चेक को डिसऑनर कर दे तो क्या होता है? It is called settlement of the check. It is called withdrawing of the check. It is called nullifying of the check. It is called return of the check unpaid. तो जब भी बैंक किसी चेक को डिसऑनर करती है, इसका मतलब ये होता है कि चेक हमने रिटर्न कर दिया है और उसका पेमेंट भी नहीं किया गया है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेफ्ट एंड आरटीजीएस अबाउट? नेफ्ट और आरटीजीएस जिसका नाम हम हर रोज सुनते हैं वो किस लिए यूज किए जाते हैं? चेक ट्रांजैक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू बैंक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट प्रोडक्ट्स विद इन अ बैंक, वेरियस डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। तो नेफ्ट और आरटीजीएस का यूज हम बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, विच इज अ इलेक्ट्रॉनिक मोड। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विथ whom does the ownership of public sector banks rest?
पब्लिक सेक्टर बैंक की ओनरशिप किसके पास होती है? होली विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जॉइंटली विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड शेयर होल्डर्स फ्रॉम द पब्लिक, जॉइंटली विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जॉइंटली विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जो ओनरशिप होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, उनकी जो ओनरशिप है वो जॉइंट होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और उस पब्लिक कंपनी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इंडियन मनी मार्केट? इंडियन मनी मार्केट का इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट नहीं है? चिट फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो चिट फंड्स जो है वो चिट फंड्स हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नहीं है इंडियन मनी मार्केट का। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज आरबीआई रेगुलेट थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन ट्रांजैक्शंस? ओपन मार्केट OMO ट्रांजैक्शंस को आरबीआई के थ्रू आरबीआई क्या रेगुलेट करती है? फ्लो ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग पावर ऑफ द बैंक्स, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। तो OMO ट्रांजैक्शंस जो होते हैं उससे हम हमारी इकोनॉमी की लिक्विडिटी को रेगुलेट करते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT? EFT का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इफिशिएंट फंड ट्रांसफर, इफेक्टिव फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फॉरेन ट्रांसफर। तो EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स इफ अ चेक इज पोस्ट डेटेड? अगर चेक पोस्ट डेटेड हो, अगली डेट का हो, तो क्या होता है? बैंक ऑन whom it is drawn will not honor the check before the date of the check. Bank on whom it is drawn has to honor the check before the date of the check. Bank on whom it is drawn has to refer to RBI to honor the check before the date of the check. Bank on whom it is drawn has to refer to the court to honor the check before the date of the check. तो पोस्ट डेटेड जो चेक होता है, जो नेक्स्ट मतलब फ्यूचर डेट में अगर चेक बनाया गया हो, तो उसका मतलब ये होता है कि बैंक वो डेट जब तक नहीं आएगी तब तक उस चेक को ऑनर नहीं करेगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय RBI अंडर जनरल क्रेडिट कंट्रोल? RBI जनरल क्रेडिट कंट्रोल के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करती है? CRR, SLR, बैंक रेट, एक्सचेंज कंट्रोल। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि RBI अपने रेट्स जो है वो कम या ज़्यादा कर देती है और उस हिसाब से अपने मार्केट कंडीशंस को रेगुलेट करती है। तो बैंक रेट इज द जनरल क्रेडिट कंट्रोल यूज्ड बाय RBI टू रेगुलेट द मार्केटिंग कंडीशंस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर? कोई भी अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर कब ट्रीट किया जाता है? If the outstanding balance is less than the sanctioned limit or drawing power and no credits continuously for 90 days. If the outstanding balance is less than the sanctioned limit or drawing power and no credits continuously for 60 days. If the outstanding balance is less than the sanctioned limit or drawing power and no credit continuously for 30 days. If the outstanding balance is less than the sanctioned limit or drawing power and no credits continuously for 1 year. तो आउट ऑफ ऑर्डर अपना कोई भी जो अकाउंट होता है वो तब ट्रीट किया जाता है जब उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस लेस होता है सैंक्शन लिमिट से, या फिर उनकी ड्राइंग पावर से अगर उनका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो जाता है और उनके पास कोई क्रेडिट नहीं होता कंटिन्यूअसली 90 डेज तक, तो उसे कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर अकाउंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट लैंड मॉर्गेज बैंक इस्टेब्लिश्ड? पहली लैंड मॉर्गेज बैंक कब इस्टेब्लिश की गई थी? 1920, 1925, 1931, 1935। तो पहली बैंक जो इस्टेब्लिश की थी लैंड मॉर्गेज वो थी 1920 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following types of companies or organizations issues ULEAP? अब ULEAP इनमें से कौन सी कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस इशू करती है?
इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, नाबार्ड, आरबीआई। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो यूलिप यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होते हैं उसे इशू करती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली पब्लिक सेक्टर कंपनी इन द फील्ड ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में कौन सी एक ही कंपनी है जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है? तो हमें सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक ही पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो लाइफ इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। इनमें से कौन सा इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया में? आरबीआई, एएमएफआई, आईआरडीए, सेबी। तो आईआरडीए जो है वो रेगुलेट करता है हमारी इंश्योरेंस सेक्टर को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस सेक्टर। इनमें से कौन सी चीज इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रिलेटेड नहीं है? इंडेमनिटी, कवरेज, मिसयूज अलर्ट, एन्युइटी। तो मिसयूज अलर्ट जो है वो मिसयूज अलर्ट हम इंश्योरेंस सेक्टर में रिलेट नहीं होता है, जबकि इंडेमनिटी, एन्युइटी और कवरेज जो होता है उसे हम इंश्योरेंस के सेक्टर में हमेशा यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनीज गिव्स द स्लोगन पृथ्वी अग्नि जल आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास। ये वाली जो टैगलाइन है वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी की है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की ये टैगलाइन है पृथ्वी अग्नि जल आकाश, सबकी सुरक्षा हमारे पास। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विथ विच ऑफ द फील्ड इज एक्चुरियल साइंस एसोसिएटेड। अब एक्चुरियल साइंस जो है वो इनमें से कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? इंश्योरेंस, बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी। एक्चुरियल साइंस हमें इंश्योरेंस की सेक्टर में देखने मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म FSDC यूज्ड इन फिनेंशियल सेक्टर्स स्टैंड्स फॉर। फिनेंशियल सेक्टर में FSDC का फुल फॉर्म क्या है? फिनेंशियल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, फिस्कल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट कन्वेंशन, फिस्कल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। तो इनमें से जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल है वो हमारी करेक्ट फुल फॉर्म है FSDC का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। So friends, here we have completed our second series on banking and insurance. बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की पहली सीरीज में हमने 40 क्वेश्चंस देखे थे। ये सेकेंड सीरीज है, इसमें भी हमने 40 क्वेश्चंस देखे हैं। टोटली 80 क्वेश्चंस को हमने स्टडी कर लिया है। फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे फिर से थर्ड सीरीज में। अगर आप इन सारी सीरीज को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसकी लिंक दी हुई है, उस लिंक पर जाकर भी आप इन सीरीज को पढ़ सकते हैं। आप इन सीरीज़ को आपके साथ साथ आपके दोस्तों के साथ और जो लोग अभी लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम को अपीयर होने वाले हैं उन तक इन सारी सीरीज़ को पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सीरीज़ का बेनिफिट मिल सके। सो दोस्तों, फिर से मिलेंगे हमारी नेक्स्ट सीरीज़ में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।